एवरीवन। आज हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं, विच इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन सीरीज वीडियोस। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सप्लेन किया है, वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस। ओके, तो आज हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट ही हॉरिजॉन्टली किया जाता है। ठीक है, मतलब उसका मोशन है वो हॉरिजॉन्टल मोशन से शुरू होता है, ना कि वो कुछ एंगल थीटा बनाता है एक्स डायरेक्शन से। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट का मोशन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर अगेन हमारा, क्योंकि मोशन इन अ प्लेन है, तो हमने यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस लिए हैं एक्स और वाई एक्सेस। अब इसमें मैं मान लो हम कुछ हाइट एच से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगी वाई एक्सिस के अलोंग, इसको हम एच नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये हाइट है जिस हाइट से आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और हमने जब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया तो होगा क्या, ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का मोशन करेगा और अल्टीमेटली वो ग्राउंड पे आएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसी को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल है। इनिशियली हमने उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब इसमें जो भी वेलोसिटीज वगैरह है वो हम मार्क कर लेते हैं। एक तो जो रेंज होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, हमने लास्ट वीडियो में भी हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला डिराइव किया था, वो होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल ट्रेवल करता है। ठीक है, वो है। अब इनिशियली हमने उसको कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो u, वो ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, क्योंकि हमने सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग उसको वेलोसिटी दी है। लेकिन जैसे वो नीचे आ रहा है उस पर वाई एक्सिस के अलोंग भी एक्सेलरेशन लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है। तो जैसे किसी भी रैंडम पॉइंट पर अगर हम निकालें तो उसकी वेलोसिटी एक तो अलोंग द टेंजेंट होगी। हमेशा आप एक चीज ध्यान रखना कि आपको किसी भी कर्व जैसे ऑब्जेक्ट किसी भी कर्व पाथ में मोशन करा है, कर्व पाथ में, तो वेलोसिटी हमेशा उसकी अलोंग द टेंजेंट होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी अलोंग द टेंजेंट होती है। तो वैसे ही यहाँ भी होगा कि किसी रेंडमली किसी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी v है जो कि अलोंग द टेंजेंट है। ठीक है, तो हम इसको अगेन, ये कोई पॉइंट P है जिस पे हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो हम इसको अगेन दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। पढ़ा हुआ है हमने कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, तो वही हम कर रहे हैं। सो Vx x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड Vy इज द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और यहाँ इस केस में ऑब्जेक्ट का मोशन भी डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन है, तो हम उसे पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन को। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका डायग्राम है वो आ जाता है, और एक्सेलरेशन यहाँ पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव g। ओके, अब मान लो कि कोई टाइम t के बाद वो ऑब्जेक्ट p पॉइंट पे पहुंच गया है। ठीक है, तो p पॉइंट पे उसका जो x कंपोनेंट होगा, मान लेते हैं इतनी x डायरेक्शन में उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो x के बराबर है, और y एक्सिस के अलोंग जो उसने डायरेक्शन डिस्टेंस ट्रेवल की इस टाइम में जब तक वो p पे पहुंचा, ये पॉइंट p है, तो ये y एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है वो y है। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। सो हो क्या रहा है यहाँ पर, जब ये पॉइंट P पे पहुंचता है, इसके कंपोनेंट्स x y, तो इस पॉइंट पे हम सारी क्वांटिटीज लिख देते हैं। तो इस पे जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जिसको हमने Vx नाम दिया है, वो क्या रहेगा, u ही रहेगा। क्योंकि अगेन क्यों रहेगा u मतलब जो इनिशियल जिस वेलोसिटी से उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया था, क्यों रहेगा Vx इज इक्वल टू u। Vx क्या है, पॉइंट P पे x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो वही रहेगा जो इनिशियली था।
क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में हो ही नहीं रहा है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो जब एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। और जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स डायरेक्शन के अलोंग वो है एक्स के बराबर, ठीक है, तो उसको एक्स मान लेते हैं इस टी टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये है आपका। अच्छा, तो इस हिसाब से अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करी हुई हमने, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, s की बजाय हम x रख रहे हैं, x एक्सिस के अलोंग, यहाँ axt आएगा, x कंपोनेंट आएंगे सभी, तो u और t, ax 0 है तो axt स्क्वायर वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास t क्या आता है, t की वैल्यू निकाल लेते हैं हम x अपॉन u, ठीक है। अभी इसी तरह से हम यही सेम ट्रीटमेंट y एक्सिस के अलोंग करेंगे। दिस वाज अलोंग दी x डायरेक्शन और x एक्सिस, सेम ट्रीटमेंट हम y एक्सिस के अलोंग करने वाले हैं, ठीक है। अब y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, है ना, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट तो सिर्फ x एक्सिस के अलोंग किया था, आप देख सकते हो। तो y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट ही नहीं था, 0 था, तो u y 0 हो गया। अच्छा, फिर मैंने बता दिया आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग वाई डायरेक्शन लग रहा है और पॉजिटिव है, क्योंकि बता चुकी हूँ मैं रीजन, डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन सेम है, और वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है टी टाइम में वो हमने वाई माना है, मैंने डायग्राम में भी यहाँ शो किया है, ठीक है। तो इसके लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, s इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s क्या है, y u y t, u y मतलब 0 प्लस हाफ a y मतलब g और t स्क्वायर, तो आपके पास y आता है हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, t की वैल्यू, लेट अस नेम दिस इक्वेशन 1, तो t की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर देते हैं 2 में, यूजिंग इक्वेशन 1 इन 2 में पुट कर रहे हैं, तो क्या आता है, y इज इक्वल टू 0 तो 0 हो गया, हाफ g और t की वैल्यू क्या है, x बाय यू, और t का स्क्वायर करना है तो x बाय यू का होल स्क्वायर, तो हमें क्या मिलता है, y इज इक्वल टू g x स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, इट इज सेम एज y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, राइट, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है, एक पैराबोला को। तो हमने मैथमेटिकली प्रूव किया है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन भी पैराबोलिक होता है, ठीक है। ये हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल ली है, मतलब इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकाल ली है, राइट। अब हम किसी भी गिवन टाइम पे वेलोसिटी निकालना है, तो जैसे हमने v वेलोसिटी बताई थी, तो किसी गिवन टाइम पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अगेन जो भी सारे स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम लिख लेते हैं, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, किसी भी टाइम पे वो कांस्टेंट है, u ही रहेगी जो कि इनिशियल थी, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है ना। देन जो क्योंकि ax 0 है, लेकिन जो चेंज होगा वो होगा y एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ये सब हम पहले ही स्पेसिफाई कर चुके हैं, और ay है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी y एक्सिस के अलोंग g है, ठीक है। तो हम y एक्सिस के लिए अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, x एक्सिस के लिए तो हमेशा ux हो या vx हो, सब u ही रहेगा, ux भी u रहेगा और vx, इनिशियल और फाइनल सभी वेलोसिटीज u ही रहेंगी, और एक्सेलरेशन 0 रहेगा y एक्सिस के लिए।
अब सॉरी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अब वाई एक्सिस की बात करते हैं तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 है और एक्सेलरेशन g है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो हम वाई एक्सिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। वी वाई को हमने वी वाई ही माना है, वाई कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी अलोंग वाई डायरेक्शन, यानी वाई कंपोनेंट। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई 0 है, पहले स्पेसिफाई कर चुके हैं, प्लस ए वाई जी के बराबर है तो जी टी। तो आपके पास वी वाई इज इक्वल टू जी टी आ जाता है, वी वाई इज इक्वल टू जी टी। नाउ यू हैव वी एक्स एंड यू हैव वी वाई, ठीक है। मतलब किसी टाइम टी पे वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट है, वी एक्स और वी वाई। तो आपको पता है अगर दो कंपोनेंट्स आपके पास होते हैं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हो कि द वेक्टर स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। वी एक्स स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर, क्योंकि वी एक्स एक्स कंपोनेंट हमेशा यू ही रहेगा, तो यू स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर, उसको जी स्क्वायर टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आता है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, v निकालना है तो, ठीक है। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, विच इज इक्वेशन नंबर 4। ये है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t। अब अगर आप ये पता लगाना चाहते हो कि वेलोसिटी जो है किसी टाइम t पे उसकी डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग या एक्स कंपोनेंट के अलोंग, तो मान लो कि वो थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो हम इजीली tan थीटा निकाल के और एंगल पता लगा सकते हैं, एंगल से हमें डायरेक्शन का पता लग जाता है, ठीक है। पहले भी हमने इस तरह का ट्रीटमेंट किया हुआ है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा विल बी वी वाई बाय वी एक्स, है ना, क्योंकि हम राइट ट्राइंगल बनाते हैं, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, वो फिर से मैं बता देती हूँ एक बार कि ये अगर ये वी एक्स है तो उसके पैरेलल भी वी एक्स होगा, है ना, और ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। आप यहां से भी कर सकते हैं, एक ही बात है। सो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर है वी वाई और बेस है वी एक्स, वो होगा वी वाई बाय वी एक्स। तो वी वाई की वैल्यू आपको पता है जी टी है और वी एक्स की वैल्यू यू है, तो tan थीटा जी टी बाई यू। तो इससे आप थीटा एंगल थीटा निकाल सकते हैं, वो होगा tan इनवर्स जी टी बाय यू, राइट। सो दिस इज हमने जो किसी टाइम टी पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकाला है, जो कि इक्वेशन 5 में किया था, और इक्वेशन 4 में किया था, और ये 5 में हम उसका डायरेक्शन यानी वो कितना एंगल बना रही है वो हम निकाल चुके हैं। क्योंकि किसी भी वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए आपको दो क्वांटिटीज से होती है। इक्वेशन 4 आप देखिए मैग्नीट्यूड बता रहा है और इक्वेशन 5 डायरेक्शन बता रहा है थीटा की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट हम इसका प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना था। मैंने एक मिनिएचर डायग्राम बना लिया क्योंकि मेरा पेज चेंज हो गया था, सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। सारी डिस्टेंसेस आप समझ सके, इसलिए मैंने फिर से इस डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। वही सेम डायग्राम है, सेम जो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने समझा था शुरू में। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि भाई उसको पूरा फ्लाइट करने में, मतलब जहां से उसको प्रोजेक्ट किया वहां से लेके उसको वापस ग्राउंड तक आने में जो टोटल टाइम लगा उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, वही निकालने वाले हैं। मान लो कि टाइम ऑफ फ्लाइट TF है, पहले भी हमने उसको TF से रिप्रेजेंट किया टाइम ऑफ फ्लाइट को। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट TF है तो TF टाइम में उसने वर्टिकल मोशन कितना किया है, मतलब वर्टिकली वो हाइट h से प्रोजेक्ट हुआ था, ग्राउंड पे आ गया, तो उसने कुल टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसका h हो गया, ठीक है, टाइम TF में। ऑलराइट, तो हम अगर y एक्सिस के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, टोटल टाइम है ना, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, तो sy इज इक्वल टू uy, और टाइम हमें कितना लेना है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर t इज इक्वल टू TF ले रहे। तो इक्वेशन लिख रही हूं मैं पहले, s इक्वल टू uy t, sy इक्वल टू uy t प्लस हाफ
AYT²। ठीक है, तो S कितना है इस पूरे टाइम में, इसका डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है h, टाइम लगा है TF। तो S को SY को y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट को h लिख रहे हैं हाइट के बराबर। UY आपको पता ही है, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस 0 थी, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ AY है प्लस g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, और t को हमको TF² के बराबर लेना है। तो फर्स्ट टर्म तो आपकी ये वाली 0 हो गई, और h इज इक्वल टू हाफ g TF² बचता है। यहाँ TF टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो कुल मिला के हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो TF के लिए सॉल्व कर लेंगे। TF होगा आपका TF² होगा 2h/g। तो TF क्या आता है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा √2h/g, विच इज इक्वेशन नंबर 6। और ये हमें टोटल टाइम कितना लगा h हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में, टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन देता है। एंड you can see it is affected by the acceleration due to gravity. It depends only on the acceleration due to gravity and height. Okay? इसका प्रोजेक्टिंग वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उसको फ्लाइट में, उसको पूरा मोशन करने में कितना टाइम लगा, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी, इट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट जिससे उसको प्रोजेक्ट किया। तो ये टोटली ग्रेविटी के अंडर में उसका मोशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे कि उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर की है पूरे फ्लाइट के दौरान, वो है r, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए अगेन हम x एक्सिस के अलोंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ AXT² है ना, और टाइम हम निकाल चुके हैं, टाइम जो टोटल टाइम लगा है वही होगा, क्योंकि उतने ही टाइम में यहाँ पहुंचा है, इतना r डिस्टेंस कवर किया है। तो x एक्सिस के अलॉन्ग टोटल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल रेंज r है, ux इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग x डायरेक्शन वो u है, और टाइम जो लगा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, प्लस हाफ, और ax यानी x एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन तो 0 है, बार बार बता चुके हैं ये चीज। तो कुल मिला के r इज इक्वल टू UTF, और TF की वैल्यू इक्वेशन 6 से हम रख सकते हैं, तो u√2h/g। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, वो ये होता है उसका एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और आप देख सकते हो वो h पे डिपेंड करता है, g पे डिपेंड करता है, और साथ ही इनिशियल वेलोसिटी u पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा डिस्कशन पढ़ा, उसकी अलग अलग क्वांटिटीज उससे रिलेटेड हमने डिराइव की हैं। सो दिस इज इट फॉर आज का वीडियो, एंड प्लीज कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।